जब ये नकवी साहब आ गए तो कुछ और हो गया। इस किस्म के तजादात अगर सामने आना शुरू हो जाएं तो इससे जो कौम का एतमाद होता है जुडिशरी के ऊपर वो मजरू होता है। आप हालात और वक्त के मुताबिक अगर अपनी राय को तब्दील करें, अपने फैसले को तब्दील करें, तो ये किसी भी सूरत में ना सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा है और ना मुल्क के लिए और ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। मेरा ये ख्याल है कि बिला झिझक इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है, तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है, तमाम फरीकों का जो उस मुकदमे में फ़रीक है उनका ये मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और फिर आप ये केस सुनें। ये अजीब बात है कि 9 जजेस से ये जो बेंच था वो शुरू हुआ, सुकड़ता 3 जजेस पे आ गया है और इन 3 जजेस में भी एक जज वो है जिसने खुद अपने आप को इस बेंच से पहले अलग किया हुआ है और उसने कहा था कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना चाहिए, और आज उस जज को आप बिठा के ये केस सुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। इससे अदलिया मज़ीद मुतनाज़ होगी, अदालती फ़ैसला जो भी आएगा वो मज़ीद मुतनाज़ होगा और जो उसकी तौक़ीर है लोगों की नज़र में उसको नुकसान पहुँचेगा। जनवरी में इलेक्शन हुए कराची में, लेकिन अप्रैल चल रहा है, कराची का मेयर अभी तक नहीं आ सका। एक तो ये, दूसरी बात ये कि वो इलेक्शन कमीशन जो अभी तक 10 से ज़्यादा यूनियन कमेटियों के नताइज नहीं दे सकती है, वही 11 यूनियन कमेटी अभी वो कराने जा रही है इलेक्शन, इस पर हम क्या करना चाहिए? देखें, ये बड़ा एक आपका अच्छा सवाल है और मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों भी की थी और मैं दोबारा उस सवाल को दोहराता हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन को एक सबब बता दे, एक वजह बता दे कि जी ये वजह थी जिसकी बिना पर ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन हमने जनवरी में नहीं मार्च में इसको शुरू किया है। देखिए, हमारा तो कहना ये है कि इन 11 यूसीज़ का इलेक्शन मेयर के इलेक्शन के बाद होना चाहिए, उसूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पर। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नहीं, मेयर के इलेक्शन से पहले ये 11 यूसीज़ का इलेक्शन होना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल था तो 15 जनवरी को कराची शहर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को ये 11 यूसीज़ का शेड्यूल आ सकता था और फरवरी के महीने में ये 11 यूसीज़ पर इलेक्शन हो सकता था। कोई एक वजह बता दें कि ये जनवरी में शेड्यूल क्यों नहीं आया और ये 2 महीने के बाद उन्होंने शेड्यूल क्यों जारी किया है। ये जो ताख़ीर हुई है उस ताख़ीर का सबब क्या है और उसकी वजह क्या है, कोई वजह आपको नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे। दूसरी बात कि ये रिवायत बहुत गलत है कि अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उन खाली रह जाने वाली सीटों की वजह से अगर आप मेयर का इलेक्शन रोकेंगे, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रोकेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली का इलेक्शन रोकेंगे, तो इस मुल्क में आगे चलकर आइनी बहरान पैदा होने के खदशात हैं। अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें कोई 4-5 खाली रह गई और आपने इलेक्शन करा दिए और जो जमातें जीत कर आती हैं उनमें जो फ़र्क है सीटों का, वो 1 या 2 सीटों का अगर फ़र्क हुआ तो वो जमात मुतालबा करेगी कि पहले ये जो रह जाने वाली सीटें थी उस पर इलेक्शन कराओ, उसके बाद आप जो है वो चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन करो। तो इस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कई महीनों तक लटका रहेगा, वो नहीं होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जो दानिश है वो ये समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये गलत है। जो 10 सीटों की बात करें, मेरा ख्याल है 10 सीटें नहीं रुकी, अब कम है, लेकिन वो उनको कम जो सीटें रह गई कर देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के पास कानून के मुताबिक मैक्सिमम 60 दिन होते हैं किसी भी केस को अपने पास रोकने के। गलत तरीके से रोके उन्होंने, लेकिन बहरहाल 60 दिन मैक्सिमम होते हैं और वो 60 दिन का जो अरसा है वो 15 मार्च को ख़त्म हो गया और उसके बाद उन्होंने खैर बाकी फ़ैसले कर दिए हैं। कोई 2-4 शायद यूसीज़ रहती हैं, उनका भी फ़ैसला करें, उसको नोटिफाई करें, इसलिए कि ये जो कुछ अब डिले हो रहा है ये गैर कानूनी डिले हो रहा है और उसकी वजह से तशवीश पैदा हो रही है उस इलाके में जो लोग मुंतखब होकर आएँ उनके दरमियान और उनके वोटर्स के दरमियान, और ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। एक सेकंड। देखिए, पहली बात यह है कि जो दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनकी तादाद तो कोई 22-23 है, लेकिन ये लोग सिर्फ ये नहीं है जो शामिल हुए, इनके साथ शमूलियत करने वालों की तादाद कई गुना ज़्यादा है। लेकिन चूँकि हम यहाँ वो मजमा लग जाता है, फिर आपको तकलीफ़ होती है, हमने कोशिश की कि लोगों को कम बुलाएं। तो जो उनके लीडर्स हैं मुख्तलिफ़ बरादरियों के, हमने सिर्फ उनको यहाँ बुलाया है, तादाद इससे कई ज़्यादा है।
दूसरा जो सवाल आपने पूछा वो बड़ा ही अच्छा है कि जब ये 15 जनवरी को इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी ने कुछ यूसीज़ के नताइज पर एतराज़ उठाया और इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त भेजी कि जनाब इन यूसीज़ में जो कंसोलिडेशन है उसको रोका जाए और उससे पहले इसकी रिकाउंटिंग कराई जाए। और वो दरख्वास्त भी हारने वाले उम्मीदवारों ने नहीं की, जमात इस्लामी के किसी एक अहदेदार ने की, जो खैर गलत थी कानून के मुताबिक, लेकिन बहरहाल की। और हमने पहली पेशी पर हमारे वकील ने ये कहा कि जो दरख्वास्त जमात इस्लामी ने की है, जो इनकी प्रेयर है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी रिकाउंटिंग करा दें, वो प्रेयर आप अलाउ कर दीजिए, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। पहली पेशी पर भी हमारे वकील ने ये कंसीड किया, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। दूसरी पेशी पे दोबारा ये कहा कि जनाब ये मुख्तलिफ आप पेशियाँ देते जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप जो ये कह रहे हैं वो करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने फिर वो नहीं माना, लेकिन उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने पूरा उसको स्क्रूटनाइज़ किया और करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ये जो 6 यूसीज़ हैं जिनकी कंसोलिडेशन भी नहीं हुई रिज़ल्ट की, उसको उन्होंने रोक दिया था कि उसकी रिकाउंटिंग करा के इसका ऐलान कर दिया जाए। जो जमात इस्लामी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली गई, वहाँ पर वो ऑर्डर मेरे पास पड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज इनको कह रहा था कि जनाब मेरे पास आप क्यों आए, ये तो कराची का केस है, आप जाएं कराची में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। तो वहाँ इन्होंने बहुत रोना धोना डाला कि जनाब वो रिकाउंटिंग हो जाएगी तो इसका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेहरबानी करें उसको रोक दें। तो उन्होंने रोका, लेकिन जिस दिन उन्होंने रोका शाम को ऑर्डर इशू हुआ। उस दिन उस ऑर्डर के इशू होने से पहले उन 6 में से 5 यूसीज़ की रिकाउंटिंग हो चुकी, सिर्फ एक रह गई है। क्योंकि उसकी रिकाउंटिंग अगले दिन रखी हुई थी तो वो नहीं हुई, अदालत के फैसले की रोशनी में वो रोक दी गई। लेकिन गालिबन 4 या 5 तारीख है, मुझे यकीन है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी भी रिकाउंटिंग हो जाएगी। 5 यूसीज़ जहाँ पे रिकाउंटिंग हुई है, पीपल्स पार्टी पहले नतीजे के मुताबिक, पहले भी हम जीते थे, रिकाउंटिंग के नतीजे में हम जीत गए, तो वो फैसला बिल्कुल क्लियर है, वो हो गया है। लेकिन जमात इस्लामी जो कह रही थी रिकाउंटिंग कराओ, अब जाके कह रहे रिकाउंटिंग रुकवाओ। इसके बाद हाँ देखें, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कल, बेगुनाह गरीब लोगों की जानें इसमें गईं। लेकिन जो दूसरा आपने हिस्सा जोड़ा है इसका कि ज़िम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत, बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि हुकूमत को ज़िम्मेदार होना चाहिए, हम मान लेते हैं। लेकिन जो ये वाक़या हुआ उसमें कोई प्राइवेट आदमी, कोई फैक्ट्री ओनर, उन्होंने कोई ज़कात देनी थी अपनी, और उस ज़कात को देने का जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और नामुनासिब था। उन्होंने कैश पैसे तकसीम करने का ऐलान किया और वहाँ पर लोगों को बुलाया। वो बहुत छोटी सी जगह थी, उस छोटी सी जगह में कई सौ लोग जो है वो ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे थे, वहाँ वो गए और उन्होंने पैसे तकसीम करे। वहाँ पर उस पैसे तकसीम करने के दौरान वहाँ भगदड़ मची और उस भगदड़ के नतीजे में ये कोई 25 के करीब अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए, जिसमें से कोई 12 जो है वो बेचारे जहाँ बहक हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ना उन्होंने इस जो इवेंट ये कर रहे थे, जो तकसीम कर रहे थे ज़कात की, ना उन्होंने पुलिस को बताया, ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, ना किसी और इदारे को बताया कि जनाब हम कोई 500, 600, 700 लोग इकट्ठे कर रहे हैं और हमारा ये नेकी का एक काम करने का इरादा है, लिहाजा यहाँ पर आके कोई इंतज़ामात में हमारी मदद करे। किसी तरह का कोई उन्होंने किसी को इत्तला नहीं दी। तो ये कुल्ली तौर पर ज़िम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने ये किया था, और उस पर मुकदमा भी हुआ है, उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और उस पर ज़ाहिर है कि उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैंने रात भी ये इल्तिजा की, दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि जो मुखय्यर हज़रात गरीबों की इमदाद करना चाहते हैं रमज़ान के महीने में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए,
ज़कात देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो इस तरीके से ना करें। ना तो उन गरीबों की इज़्ज़त का तमाशा बनाएं, ना उनकी जानों को रिस्क में डालें। हुकूमत से रब्ता करें, इदारों से रब्ता करें। कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है इस इमदाद को तकसीम करने का, जो बैठकर तय किया जा सकता है, ताकि ये जो मुस्तहक लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए और पर्दे में रहकर पहुंच जाए, ताकि उनकी जानें भी बचें, उनकी इज़्ज़त भी बचे। जी वो जब्बार मैं ये गुजारिश कर दूं कि अच्छा काम कर रही है पंजाब हुकूमत भी, कि चले उन्होंने मुफ्त आटा देने की बात की। KPK की गवर्नमेंट भी अच्छी नीयत है, इंटेंशंस तो अच्छे हैं कि चूँकि महंगाई है तो गरीबों की इमदाद की जा सके। लेकिन वहाँ आपने देखा कि मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं जिसमें कई लोगों की जानें गई हैं। जब ये हुकूमत सिंध फ़ैसला कर रही थी कि हमें भी इस महंगाई के दौर में आटे पर कुछ सब्सिडी देनी है, तो हमने ये फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि इस तरह मुफ्त आटा तकसीम करें जिसमें इस किस्म के वाक़यात होने का भी अंदेशा था, और दूसरा इम्कान ये भी था कि शायद जो मुस्तहक लोग हैं उन तक ये पैसा सारा नहीं पहुँचेगा। तो सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि बजाय आटा तकसीम करने के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 32 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जो उनका स्कोर है 32 का, वो लोग इसमें आते हैं। हमने उनकी तादाद में इजाफ़ा किया और वो 32 लाख से बढ़ाकर 78 लाख कर दिए, और जो 32 का स्कोर था उसको बढ़ा के 60 पे लेके आ गए। तो 60 पे जो स्कोर आया उसमें ये जो 32 से 78 लाख लोग हो गए। हमने बजाय इसके कि पैसे उनको इस तरह कैश दें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो उनका तरीक़ेकार है, मैकेनिज़्म है, हमने उसको इस्तेमाल किया और 65 रुपये फ़ी किलो आटे की जो सब्सिडी बनती थी 30 किलो की, वो हमने पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए, जो जाना शुरू हो गए। अब ये पैसा तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह पंजाब में KPK में हो रहा है, जो भगदड़ मचली वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार अडॉप्ट किया और ये पैसा थ्रू बैंक चैनल उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। देखें, मैं कुछ वाक़यात आपको याद कराऊँ। मुख्तलिफ़ अयाम में, मुख्तलिफ़ सालों में, मुख्तलिफ़ महीनों में मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसले भी होते हैं या हुकूमत के खुद एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं। कई आबादियों को जो बकौल मुख्तलिफ़ लोगों के गैर कानूनी तौर पर आबाद हो गए हैं, उनको जाकर उठाने के ऑपरेशंस होते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस होते रहते हैं। जहाँ जहाँ ऑपरेशन होता है, जमात इस्लामी भी वहाँ पहुँचती है, MQM भी वहाँ पहुँचती है, बाकी सियासी जमातें भी वहाँ पहुँचती हैं और ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, इनको बेघर ना किया जाए और इनको रेगुलराइज़ किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये स्टांस बड़ा क्लियर रहा है कि हम किसी भी तौर पर लोगों को बेघर नहीं करना चाहते हैं, हम उनको मालकाना हुकूक देना चाहते हैं। अब मालकाना हुकूक देने का एक तरीका तो ये है ना कि मैं सुबह उठूँ और जहाँ देखूँ कि जो बैठा है उसको जाकर उसकी ज़मीन के कागजात इशू कर दूँ कि जी आप मालिक बन गए, जो मैं समझता हूँ कि नामुनासिब तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप मुनासिब तरीके से जो लोग जहाँ आबाद हुए हैं उनकी तहकीक करें, उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, उस बात को यकीनी बनाएं कि ये किसी प्राइवेट लैंड पर नहीं बैठे हैं, ये जो बैठे हैं ये ज़मीन इस काबिल है कि उसको रेगुलाइज किया जा सकता है, उनको मालकाना हुकूक दिए जा सकते हैं। तो एक प्रोसेस अडॉप्ट करें और कानूनी तरीके से उनको मालकाना हुकूक दे दें। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत सिंध ने एक मुनासिब तरीका इख्तियार किया है। अगर इस पर किसी को भी एतराज़ है, कोई फ़र्द हो, कोई सियासी जमात हो या कोई सरकारी ओहदे पर फाइज ज़िम्मेदार आदमी हो, वो उससे रुजू कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि जनाब ये ज़मीन जो आप रेगुलाइज करने जा रहे हैं या जिनको मालकाना हुकूक देने जा रहे हैं, ये ज़मीन जो है फ़लाँ आदमी की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको ना दें। वो नहीं होगा काम। लेकिन एक अच्छे काम को
जिसके नतीजे में लाखों लोग जो बेचारे मतलब बड़ी परेशानी के आलम में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, उनको मालिकाना हुकूक देने का फ़ैसला किया गया है। तो मुझे नहीं समझ आती बात कि उस पर एतराज़ क्या है। हाँ, अगर हम कोई गलत फ़ैसला कर लें तो बिल्कुल हक़ हक़ है कि एतराज़ करें, अदालत में भी जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस कमेटी का कोई फ़ैसला आने से पहले, उन आबादियों की निशानदेही होने से पहले, उनको मालिकाना हुकूक देने से पहले एतराज़ात करना जो है वो मुनासिब बात नहीं है। ये कोई तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कोई करना चाहता है भले करे, लेकिन हम कानूनी तरीके से उन लोगों को मालिकाना हुकूक देंगे। इमरान खान ने कहा था मैं नहीं रुलाऊंगा, तो पीडीएम के लोग गिरफ्तार हुए, रोए तो नहीं लेकिन इनके लोग गिरफ्तार हुए, रोए, फिर जर्नैल भी रोए, कल जस्टिस भी रोए, अवाम की तो चीखें निकली। किसके लिए कहा था इन्होंने कि मैं नहीं रुलाऊंगा? देखें, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ये इतना मनूस आदमी है इमरान जिसका नाम है, जो इसके करीब जाता है वो फिर ज़मीन पर नाक रगड़ता है, वो कान पकड़ता है, अल्लाह से माफ़िया मांगता है। वो नाम आपने खुद ले लिए हैं। वो मीडिया के लोग हों जिन्होंने उसको हीरो बनाया, उन्होंने कान पकड़े कि हमने किसको हीरो बनाया, उन्हीं को जेलों में डाला इसने, उन्हीं को उठवाया उसने, उन्हीं को जूते लगवाए इसने, उन्हीं सबको किराए का टट्टू का इसने। फिर अगर फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, इक़्तिदार दिलाया, वो क्या नेपीस बदली, समझे ना, हर काम उसका किया, फिर उनके साथ जो किया वो भी नाक पकड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि तौबा की, आइंदा हम पॉलिटिक्स से भागे। एक काम ये चले, अच्छा हो गया कि वो सियासत से निकल गए। जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं, जो इसका ख्याल कर रहे थे, जो उसका लाड प्यार उसको दे रहे थे, उनके भी जो हशर उनका वो कर रहा है वो आपके सामने है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ तमाम लोगों को, अब भी समझ जाएँ, अब भी समझ जाएँ, ये इमरान एक नहुसत है इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इस मुल्क के इदारों के लिए नहुसत है। जब तक इस आदमी को इस मुल्क की सियासत से आप आउट नहीं करेंगे, इस मुल्क की सियासत दुरुस्त नहीं होगी। इमरान को लाड प्यार देने वाले लोग इदारों से नहीं निकलेंगे, वो इदारे ठीक नहीं होंगे। उसको लाड प्यार देने वाले लोग आपकी मीडिया से नहीं निकलेंगे, वो मीडिया ठीक नहीं होगा। इमरान खान के इश्क में मुब्तला लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, उनसे मैं हाथ बांध कर गुजारिश करता हूँ, अकेले में इश्क कर लो। इमरान के इश्क में इस मुल्क के इदारों को भींट ना चढ़ाओ। इस मुल्क ने बहुत सारा नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क की मईशत ने नुकसान उठा लिया है, इस मुल्क के लोगों ने नुकसान उठा लिया है, और इमरान खान गैर मुल्की दुश्मनों के एजेंडे पर अमल कर रहा है। और कोई शख्स किसी इदारे में बैठा हुआ अगर इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली वो उन मुल्क दुश्मन एजेंडे को सपोर्ट कर रहा है जिसको इमरान खान इस मुल्क में लीड कर रहा है। इमरान खान को इन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, नऊज़ बिल्लाह, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सादिक और अमीन इस दुनिया में, इस कायनात में एक ही शख्स था, और वो हमारा नबी करीम था। जो अल्लाह ताला ने अलकाबात मेरे नबी के लिए रखे हैं, उन अलकाबात पर पूरा उतरने की ताकत इस दुनिया में किसी शख्स को नहीं है, किसी इंसान को नहीं है। एक बदकिरदार चीफ जस्टिस ने वो अलकाबात इसको दे दिए। वो आदमी जो पता नहीं क्या क्या कुछ करता है, मैं क्या बताऊं, कौन सा ऐब है इस दुनिया में जो किसी इंसान में हो सकता है जो इमरान में नहीं है। वो कौन सी बदआमाली है जो कोई इंसान कर सकता है और इमरान ने नहीं की है।